राम राम भाई और बहनों। जैसे कि कल आपने कहाँ तक पढ़ा था? कल थोड़ी सी मेरी भी तबीयत सी खराब थी, इसलिए कुछ मैं भी जानता हूँ कुछ प्रॉब्लम हो रही थी बार बार पढ़ाते हुए भी, वैसे भी। पर जहाँ तक है आज कुछ रिलीफ है, आज ठीक हूँ। तो जहाँ तक है कल जैसे पहले की तरह अपना एक फ्लुएंट में, एक फ्लो में पढ़ाने की कोशिश करूँगा फिर से। जैसे हम बात कर चुके हैं, कल आपका कहाँ तक हुआ था? कल आपका मैंने मोहम्मद गजनवी के युद्ध बताए थे कि आपने, जैसे हमने 17 युद्ध पढ़े हैं, 17 युद्ध में से हमने कौन कौन से युद्ध हम कर चुके हैं। एक 17 युद्धों के दोबारा हम रिकैप लेते हैं एक बार। जैसे बताते हैं कि पहला युद्ध किसके खिलाफ हुआ, सीधा सीधा यही चीज़ है, ज़्यादा वो नहीं बतानी कि क्यों डिटेल में आपको कल बता ही चुका हूँ कि सर हेनरी इलियट ने आपका सबसे पहले बताया था। सर हेनरी, ठीक है, सर हेनरी इलियट, सॉरी, सर हेनरी इलियट के अनुसार ही हम इसको पढ़ाया जाता है कि तुम, हाँ भाई, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। पहला आक्रमण इसने किया था आपका सन 1000, ठीक है, ये आपको बता चुका हूँ। सन 1000 में पहला आक्रमण किया था सिंध प्रदेश पर, सिंध प्रदेश के पास वाले क्षेत्रों पर, मतलब जो सिंध प्रदेश था, सिंध प्रदेश के बॉर्डर पर, ठीक। दूसरा आक्रमण इसने किया 1001 में, सॉरी 1010 लिख दिया। दूसरा आक्रमण किसने 1001 में, जिसे हम जान, जहां जंग थी वो पेशावर, पेशावर पर आक्रमण किया, पेशावर में युद्ध हुआ, या जिसे हम कहते हैं वह हिंद, ठीक है। तो वह हिंद का प्रथम युद्ध आपको बताया था, वह हिंद का प्रथम युद्ध हुआ, शासक था आपका जयपाल, ठीक है। इसमें आपको बताया था जयपाल ने क्या काम किया था, जयपाल के पुत्र और पोतों को बंदी बना लिया था केवल संधि के लिए। बाद में इसने, जयपाल ने, किस में, अग्नि संयम पर बैठ कर अपने आप की चिता लगा ली थी, अपना आपकी हत्या, आत्महत्या कर ली थी, और अपना राज्य आनंदपाल अपने पुत्र को सौंपकर चला गया था। तीसरा युद्ध आपका बताया था आपका 1005 में, ठीक। ये आपका होता भटिंडा, भटिंडा का युद्ध किया जाता है, भटिंडा पर इसने आक्रमण किया था। भटिंडा का राजा था आपका राजा विजय, विजयराज, सॉरी, राजा विजयराज, ठीक। ये चीज हुआ। अब नंबर 3 आ गया इसका, नंबर 4, चौथा युद्ध इसका आपने किया था। सबसे बात की जाए महमूद गजनवी का पहला प्रथम महत्वपूर्ण युद्ध, पहला प्रथम महत्वपूर्ण युद्ध था आपका चौथा, चौथा जो आपका काम होता मुल्तान पर, मुल्तान पर सबसे ज्यादा आक्रमण किया इसने, मुल्तान पर किया, और जो वहां था दाऊद, अब्दुल फतेह दाऊद, आपको बताया था दाऊद के खिलाफ इसमें, जिसमें दाऊद हार गया था, कि ये कामरान वंश, करम, करम साम्राज्य, उसका करम संप्रदाय का मुसलमान था, जो निषेधित मांस भी खाता था, मतलब सुअर का मांस भी खाता था, ठीक है। जो जो इस्लाम धर्म में बात को मना किया गया, ये काम नहीं करने चाहिए, वे सारे काम करता था ये दाऊद, ठीक है। इसलिए तो ये चीज हुआ। अब इसके बाद 1007 और 8, ये दोनों में लगता है 7 8, ये फिर से मुल्तान पर किया गया, ठीक है। फिर से मुल्तान पे किया गया, मुल्तान पे करने के, मुल्तान पे ही, मुल्तान और उस पे कहा जाता है ये पंजाब, दो उस पे आता है, पंजाब और मुल्तान। क्योंकि दाऊद को हराने के बाद जो महमूद गजनवी था, महमूद गजनवी ने आपके आनंदपाल के पोते किसको, सुखपाल को सौंप दी गई थी, सुखपाल को सौंप दिया सारी जमीन, सुखपाल ने जाके विद्रोह कर दिया, उन्होंने कहा भाई मैं अलग हूँ। तो फिर इसके बाद आपका सन 1008 और 9 में आपका फिर से कहाँ हुआ, ये आपका पेशावर, पेशावर मतलब वही वह हिंद, ठीक है, पेशावर और वह हिंद में दोबारा से ही हुआ। अब बात करते हैं, पेशावर के युद्ध की बात हुई, इसमें जो योद्धा था वो था आनंदपाल, ठीक है, वो था आनंदपाल। चलो, इसके बाद आपका सातवां युद्ध बताया था, सातवां युद्ध 1009 में,
ठीक है, सातवां युद्ध आपका ये कहाँ हुआ था, ये होता आपका नारायणपुर। नारायणपुर या जिसे नगरकोट भी कहा जाता है, राजस्थान का इलाका था। इसमें हमें राजा का पता नहीं चला था, आपको पहले बता चुका था हूँ। इसमें हमें राजा के बारे में इतनी जानकारी नहीं मिल पाई थी कि राजा था कौन वहाँ। इसके बाद आपका 1000 इसका 1010 में इसका कौन सा युद्ध हुआ, 8वां। 1010 में इसका 8वां युद्ध हुआ। 1010 में इसका 8वां युद्ध, ये फिर से इसने मुल्तान पे ही किया। मुल्तान पे ही किया। अब इस बार सुखपाल और दाऊद दोनों मिल गए, दोनों ने एक साथ मिलकर युद्ध करा। 9वां युद्ध आपका 1013 और 14 में, ठीक है, 1014 उसमें हुआ। ये आपका बताया था नंदशाह, ठीक है, ये आपका है नंदशाह, जहाँ पाकिस्तान में सॉल्ट रेंज पहाड़ी, नमक की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ के पास का इलाका था, वहाँ पर हुआ। और किसके खिलाफ हुआ था, वो था त्रिलोचन पाल। त्रिलोचन पाल के खिलाफ हुआ, जो आनंद पाल का लड़का था, ठीक है, आनंद पाल का लड़का था। अब बात करते हैं इसके बाद 10वें युद्ध के बाद। 10वां युद्ध आपका 1014 में हुआ, जो थानेश्वर हरियाणा में पड़ता है, थानेश्वर में हुआ, और राजा राम के खिलाफ, ठीक है, राजा राम के खिलाफ हुआ। फिर इसके बाद 1015 में पहला कश्मीर पर आक्रमण किया, जो हुआ संग्राम राज के खिलाफ। कश्मीर पर पहली बार आक्रमण किया तो अब बात करते हैं संग्राम राज। आपको पहले बताया था, संग्राम राज पहला भारतीय राजा था जिसने महमूद गजनवी को हराया। इसके बाद आपका 12वां 1018-19 का टाइम पीरियड आता है। इसमें आपका ये आता है मथुरा और कन्नौज, जिसमें इसने राज्यपाल को हराया, ठीक है, जिसमें इसने राज्यपाल को हराया, जो गुज्जर प्रतिहार वंश का राजा था, जिसने बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर दिया, ठीक। इसके बाद ये चीज़ थी। 13वां युद्ध 1019 में इसने कन्नौज के बचे कुछ इलाके पर किया, जो कन्नौज का बचा कुचा इलाका बच गया, उसमें इसमें जिनका राजा चंदेल राजा गोंड, ठीक है, जिसमें इसने चंदेल राजा गोंड को हराया था, ये भी आपको बता चुका था। इसके बाद आपका आखिरी बताया था कश्मीर पर 1021 में क्या, जिसमें रानी दिद्दा आती थी। रानी दिद्दा महमूद गजनवी को हराने वाली प्रथम भारतीय महिला शासिका कश्मीर पे हुआ था। यहाँ तक आपको कल पूरा बता दिया गया था। अब बात करते हैं अपना आगे की, कि आपके बाकी के 3 युद्ध बचे हैं, उन 3 युद्धों को क्लियर करेंगे आज। जैसे कि आपका पहला युद्ध आता है। चलो अब बात करते हैं अपने 15वें युद्ध के बारे में। जैसे 15वां युद्ध आपको बताता हूँ। 15वां युद्ध आपका हुआ कब, जैसे आपका 14वां युद्ध आपको बताया है अभी, 1021 में हुआ। उससे जस्ट अगले ही साल आपका 15वां युद्ध लड़ा गया सन 1022 में, जो आपका ये लड़ा गया है ग्वालियर या कहीं कहीं नाम आता है कलिंजर। कहीं कहीं नाम आता है कलिंजर वही जगह है जहाँ पर आपने जब आप आगे पढ़ोगे, जो शेर शाह सूरी अपना अंतिम युद्ध लड़ा था, वो ग्वालियर के पास कलिंजर में ही लड़ा था, ठीक है। इसने यहाँ किसके खिलाफ युद्ध लड़ा, यहाँ इसने लड़ा है आपका फिर से जिसके खिलाफ ये लड़ा था 13वां युद्ध कौन था, राजा गोंड, चंदेल वंश का चंदेल राजा था, जो चंदेल वंश का राजा गोंड, उसके खिलाफ इसने युद्ध करा फिर से। अब बात इसकी कहाँ से कहाँ तक, पूरी बात कैसे हुई। बात यहाँ थी कि जैसे राजा गोंड ने पहले भी जो 13वां आक्रमण इस पे हुआ था उससे भी नाखुश था, और उससे पहले भी जो नाखुश था वो केवल किसकी वजह से था, वो था आपका राज्यपाल की वजह से।
जो आपका मैं बताया हूँ 12वां युद्ध राज्यपाल के साथ हुआ था। राज्यपाल ने बिना लड़े ही क्या काम किया, उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। जो राजा कौन सहन नहीं कर पाया, वो कहता था ये राजपूतों की इज्जत पे एक कलंक है। उसने ये कहा कि राजपूतों की इज्जत पे एक कलंक है। तो इसने जो ग्वालियर का शासक था भाई, आपका राजा गोंड किसका था, कन्नौज का, कन्नौज का शासक था, याद रखना। पर ये ग्वालियर का, इसका बात बता रहा हूँ अभी मैं केवल। तो राजा गोंड ने ग्वालियर के शासक के मदद से मिलकर क्या काम किया, राज्यपाल को मरवा दिया। जो पहला वो राजा था उसको मरवा दिया। अब ये क्या चीज हुई, ये बात किसको पता चली, महमूद गजनवी को। कि महमूद गजनवी को पता चला कि उसने उसके अधीनता स्वीकार किए हुए एक राजा की को मार दिया। अधीनता उसने स्वीकार कर रखी थी, उसका गुलाम था। तो उस चीज़ को उसे गुस्सा आया कि उनका मेरे प्रति उसने विद्रोह जाहिर किया। तो गोंड को सजा देने के लिए वो फिर से वापस आने लगा। कब आया, 1000 वापस आया वहाँ से, गजनी से वापस आया तब। ठीक है, तब उसने राजा, जो ग्वालियर के राजा थे, ग्वालियर के राजा का नाम मेरा भी ध्यान नहीं है, जब आएगा बता दूंगा। अभी राजा के, जो ग्वालियर के राजा ने क्या काम किया, उसको अपनी सेना प्रदान की थी कुछ। ठीक है, अब इसके बाद क्या जाए, अब उसकी कुछ राजा गोंड की सेना, कुछ इसकी सेना। तो नॉर्मली एक लेखक हुआ है पुराने टाइम के, इन्हीं ग्वालियर, इसके मध्यकालीन इतिहास का एक लेखक है फरिश्ता। ठीक है, एक लेखक हुआ है फरिश्ता। इस ने बताया कि राजा गोंड के पास क्या था, ये कहता था उनका 36,000 से ज़्यादा उसके पास घुड़सवार, 45,000 से ज़्यादा उसके पास पैदल सैनिक, और लगभग 700, 700, 650, 700 उसके पास हाथी थे। ठीक है, तो इतनी इस फरिश्ते ने इतनी सेना बताई है अपनी किताबों में, किसकी, राजा गोंड की, इस युद्ध के बारे में। तो महमूद, कहा जाता है कि महमूद इतनी बड़ी सेना देखकर डर गया। ठीक है, उसने पहली बार, ठीक है वैसे भी था, पहली बार उसने युद्ध में जाने से पहले मस्जिद गया। मस्जिद जाने का मतलब अपनी नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ते उसने अपन अल्लाह से प्रार्थना की कि उसकी जीत हो, इस युद्ध में उसकी हार ना हो, उसकी जीत हो। उसके सामने, अल्लाह के सामने उसने भीख मांगी, प्रार्थना की अपनी। अब क्या हुआ, युद्ध हुआ, युद्ध शुरू हुआ। ठीक, सबसे अगर आप बताओ तो इतनी बड़ी सेना जब महमूद गजनवी डर गया, तो जीत आपके हिसाब से किसकी होनी चाहिए थी, राजा गोंड की। पर वही कहना, फिर से बात किस्मत के ऊपर आ गई, किस्मत खराब थी। इसलिए राजा गोंड जीतते जीतते हुए भी ये सुनिश्चित नहीं कर पाया, क्योंकि पहले भी एक बार हार चुका था। युद्ध जीतते जीतते भी ये सुनिश्चित नहीं कर पाया कि वो सच में ही जीतेगा। ठीक है, तो उसने लगा कि भाई मैं फिर से हार जाऊंगा। जीत में था पर उसे लगा कि मैं हार जाऊंगा। तो हारने से उसने क्या काम किया, वो युद्ध का क्षेत्र क्षेत्र छोड़कर भाग गया। इस तरीके से क्या हुआ, हारता हारता महमूद गजनवी फिर से जीत गया। ठीक, उसने ग्वालियर को घेर लिया। ग्वालियर का जो शासक था उससे समर्पण कराया, भाग गया। ठीक है, इसके बाद बात ये बता चुका हूँ, कहाँ, राजा गोंड भाग गया था युद्ध क्षेत्र से। राजा ग्वालियर पर कब्जा कर चुका था। राजा जो गोंड भागकर जो छिपा, वो कलिंजर के किले में छिप गया जाके। ठीक है, कलिंजर के किले में छिप गया। अब कलिंजर के किले में छिपने के बाद जब उसे कलिंजर के किले में भी घेर लिया, कलिंजर के किले में भी घेर लिया, तब उसने क्या काम किया, महमूद गजनवी से संधि कर ली। उनका भाई मैं अपना कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, दोनों भाई मिलके बैठ के बात सुलझा लेते हैं। तो उन्होंने बैठ के बात को निपटा लिया, संधि कर ली। इस तरीके से ये युद्ध खत्म हुआ और महमूद गजनवी हारते हारते भी जीत गया इस युद्ध को। इसके बाद आपका आता है 16वां युद्ध। 16वां युद्ध आपका 1024 और 25 का टाइम बताया जाता है। ठीक है, इस
युद्ध को भी बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि इसको एक अलग से नाम दिया जाता है गुजरात अभियान, गुजरात को जीतने का। ठीक है, ये वही आक्रमण है जिसमें महमूद गजनवी ने अपना प्रसिद्ध कौन सा काम किया, सोमनाथ का मंदिर लूटा, सोमनाथ का मंदिर लूटा। ये था आपका राजा था इसमें भीम देव। ठीक है, राजा था भीमदेव। ये था आपका चालुक्य वंश का। जब आपको एंशियंट हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो आपके वंश वंश सब आ जाएंगे कि कौन कौन से राज्य थे, कैसे थे। चालुक्य वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, आपका पाल वंश, ये सब पर आराम से आपका कौन से हिस्ट्री का है, ये आपका एंशियंट हिस्ट्री का है। पर आप मिडिल हिस्ट्री और पहले मिडिल करेंगे, फिर मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे, उसके बाद एंशियंट हिस्ट्री लेंगे जाते हैं। तो यही आपका इसने सोमनाथ का मंदिर लूटा। बस ये हम मानते हैं कि तुम भाई आपने जो पढ़ा होगा सबसे महत्वपूर्ण युद्ध ये माना जाता है। पर पहला युद्ध आपको महत्वपूर्ण बता चुका हूँ, चौथा युद्ध मुल्तान के खिलाफ था, इसका पहला युद्ध जो सबसे। अब बात क्या हुई, कहाँ से अब बात की जाए, कहाँ का शासक था, कैसे थे। अब बात की जाए सोमनाथ मंदिर, ये था आपका काठियावाड़ प्रांत पर स्थित, काठियावाड़। सोमनाथ का मंदिर आपका उस टाइम में काठियावाड़ प्रांत में स्थित था। ठीक है, और जो आपका भीमदेव था, ये भीमदेव आपका राजा था अनिलवाड़ का, अनिलवाड़ा, अनिलवाड़ा का शासक था, गुजरात में स्थित है। अनिलवाड़ा राज्य का शासक था। इसने भीमदेव ने मतलब अनिलवाड़ा के शासकों ने, ठीक है, अब अनिलवाड़ के शासकों ने क्या काम किया था, इसके खिलाफ युद्ध करने की क्या जरूरत पड़ी। जब आपका महमूद गजनवी किसको लूटना आया था, सोमनाथ के मंदिर को लूटना आया था, तब अनिलवाड़ के शासक ने ही सोमनाथ के मंदिर की सुरक्षा की थी। ठीक है, इसी वजह से इसने लूटने के बाद भीमदेव के खिलाफ इसने युद्ध किया था। अब भीमदेव के पास क्या क्या काम हुआ, अब भीमदेव को इसने हराया, भीमदेव हार गया। भीमदेव ने भागकर क्या काम किया, एक किला था खानदा का किला। ठीक है, भीमदेव ने खंदा खंदा के किले में जाके छिप गया। जब इसको अपना हार गया, हारने के बाद अपना युद्ध छोड़ गए, कहाँ छुप गया, खंदा के किले में भाग गया। पर वहां भी महमूद गजनवी इसका पीछा किया, पूरे किले को घेर लिया। और खंदा का किला, ये किला ऐसा था कि ये चारों तरफ से समुद्र, ठीक है, समुद्र से घिरा हुआ था, समुद्र से घिरा हुआ था, तो इसे लग रहा था मैं यहाँ सुरक्षित हूँ। परंतु जब इसने यहाँ भी घेर लिया, घेरने के बाद इसको क्या काम किया, इसको समुद्र पकड़कर इसको समुद्र में फेंक दिया, जहाँ इसकी मौत हो गई। अब इसको घेर लिया, गजनवी ने इसको पकड़ के समुद्र में ही फेंकवा दिया, वहाँ जहाँ इसकी मौत हुई। अब बात करते हैं सोमनाथ के मंदिर की। सोमनाथ के मंदिर में अगर बात की जाए, सोमनाथ के मंदिर पे इसने आक्रमण करने के लिए बहुत वो था, क्योंकि इससे पता था भाई अब इतना युद्ध नहीं कर पाने का, वो चीज़ है। इसने यहाँ सबसे पहले बात की जाए, इसने जो मंदिर में मूर्तियाँ थी, मूर्तियाँ तोड़ दी। पुजारी थे, पुजारियों ने इसे प्रार्थना की। जब मूर्तियाँ तोड़ने लगा जब सोमनाथ की, तो वहाँ के जो पंडित थे, ब्राह्मण थे, पुजारी थे, उन्होंने इससे प्रार्थना की कि आप कुछ भी कीजिए, उनका आपको जो भी चाहिए, जिस भी मूल्य पर आपको ये चाहिए, पर ये हमारे धर्म की मूर्ति मत तोड़िए। ये इनसे हमारी आस्था जुड़ी हुई है, हमारे बहुत हुआ है। आपको जितना धन चाहिए, आप जो करना चाहते हो वो करिए, पर इन्हें छोड़ दें, मूर्तियों के साथ इतना दुर्व्यवहार मत कीजिए। तब महमूद गजनवी के बारे में कहा जाता है, इसने महमूद गजनवी ने कहा है, मैं मूर्ति विक्रेता के स्थान पर मूर्ति भंजक ज़्यादा कहलाना पसंद करूँगा। मतलब आपको बता ही चुका हूँ पहले कि इसको मूर्ति भंजक या बुत किशन कहा जाता है, वो इसने तब से कहा जाता है। ठीक है, मूर्तिवाद पर आपने बता दिया था पहले भी, इसने यहाँ कह दिया था मैं मूर्ति को बेचने वाले से अच्छा
मूर्ति को तोड़ने वाला कहलाना पसंद करूँगा। ठीक है, अब बात करते हैं सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर में अगर लूटने के लिए गद्दार हर जगह होते हैं, सोमनाथ मंदिर को लूटने में आपके सेवंत राय और एक था तिलक, ये दो हिंदू ब्राह्मण थे। ठीक है, सेवंत राय और हिंदू ब्राह्मणों ने इसकी महमूद गजनवी की सहायता की थी, किसको लूटने के लिए, आपका सोमनाथ के मंदिर को। यहाँ इसने कहा जाता है लगभग 5,000 आदमी पंडितों की हत्या करा दी थी। ठीक है, फिर इसका जो सोमनाथ मंदिर आज है, आज जो सोमनाथ मंदिर है उसमें पहले तोड़ फोड़ मचा दी थी, फिर आपका 1951 में हमारे भारत के प्रथम रक्षा मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको दोबारा से बनवाया था। ठीक, ये सोमनाथ मंदिर के बारे में बस इतना ही है, ज़्यादा वो डी छोड़ो कि इतने कहा जाता है कि 3,000 ऊँट लेकर आया था युद्ध सामग्री भर के, फिर उन्हें लूट कर ही वापस उन्हें भर के वापस ले गया है, ये बातें भी हुई हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आपका अंतिम युद्ध। आपका अंतिम युद्ध है, अंतिम युद्ध आपका किसके खिलाफ हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीजें। अंतिम युद्ध आपका हुआ सत्रहवां युद्ध सन 1027 में। ठीक है, सन 1027 में सिंध के जाटों के खिलाफ। ठीक है, सिंध के जाटों के खिलाफ। अब बात होती तो होती कैसे है भाई, जैसे आपको मैं बता चुका हूँ 1025 में उसने गुजरात को सोमनाथ मंदिर लूटा। मंदिर लूटने के बाद वो किधर गया, वो अपना इतना धन दौलत उसने इकट्ठी की थी, अनिल वाड को उसने लूटा, सोमनाथ के मंदिर को लूटा, वो पहले भी अब के वो कर चुका था। तो वो वहाँ से लूटता हुआ अपने देश गजनी जाने लग रहा था। और गजनी जाते हुए मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो सिंध प्रदेश का बाहरी इलाका था सॉल्ट रेंज, जहाँ पहले एक बार मैं बताया था नंद शाह नगर बसाया था। नंद शाह नगर किसने बसाया था, आपको बताया है, किसने बसाया था, आनंद पाल ने, आनंद पाल ने बसाया था ना। हाँ, आनंद पाल ने आपका वो बसाया था नंद शाह। ठीक है, तो उस चीज का वो आता है कि वहीं इसने सोल्ट रेंज के पास में सोमनाथ की तरफ वो जाते हुए सोमनाथ से लूटा हुआ धन को गजनी ले जाते हुए वे कहाँ से गुजरे, सोल्ट रेंज की तरफ से। और सोल्ट रेंज के आपको बात की जाए, जाटों को पहले कहा जाता था लुटेरा, डाकू। ठीक है, तो क्योंकि वे लूटपाट करके अपना खेती वेती उन पे आती नहीं थी इतनी, वे अपना लूटपाट करके ही अपना आजीविका चलाते थे। तो उन्होंने उसकी सेना पर आक्रमण किया, आक्रमण नहीं मतलब एक तरह से रात को चोरी छुपे सामान लूट लिया, तो उसका काफ़ी परेशान कर दिया उसको ले जाते हुए, कि कहा जाता है कि उसने 1/3 धन जाटों ने वापस लूट लिया था उससे। ठीक है, तो उसी वजह से उसने दोबारा से पहले गजनी गया, गजनी जाने के तुरंत बाद उसने वापस आकर इनके खिलाफ युद्ध किया और इन सबको जाटों को हराया। अब बात करते हैं महमूद गजनवी। ये आपके इसके 17 युद्ध आपको मैं पूरे बता दिए कि कब कब कैसे कैसे हुए। अब बात करते हैं महमूद गजनवी को, आज खत्म करके चलेंगे महमूद गजनवी के बारे में। अब आते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट पर। इसके फैक्ट क्या थे कि महमूद गजनवी की सबसे पहले आप लिख लो मृत्यु, मरा तो मरा कैसे। ठीक, सन 1030 में इसकी मृत्यु हो गई, कौन सी, 59 वर्ष की उम्र में, 59 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु हो गई। 59 हुआ है, 29 वर्ष की आयु में हुई थी, मेरे ख्याल से 29 वर्ष की आयु में हुई थी। इसका जन्म देखना पड़ेगा यार, मैं भी खुद विचल रहा हूँ अभी। 1027 1971 6 सॉरी 1030 आएगा 9 मुझसे 7 का 5, हाँ सॉरी 59 वर्षीय। ठीक है, 59 वर्ष की आयु में इसकी मौत हो गई। अब बात करते हैं कैसे कैसे क्या हुआ, किन कारणों की वजह से क्या चीज़ चली। पहले तो बात करते हैं इसके केवल जो फैक्ट हैं, केवल वे।
अब बात करते हैं महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने जो सिक्के चलाए, सिक्कों पर, महमूद गजनवी के सिक्कों पर, ठीक है। अगर बात की जाए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब है फैक्ट बात, वैसे नहीं है, स्टोरी नहीं है, बस जो फैक्ट चला है वो चीज़ है। महमूद तो उसमें एक तरफ तो अरबी भाषा लिखी हुई थी, एक तरफ संस्कृत भाषा। बात की जाए सिक्कों पर संस्कृत भाषा को लिखने वाला प्रथम सुल्तान महमूद गजनवी या प्रथम शासक महमूद गजनवी था, ठीक। इसके बस यही चीज़ है, सिक्कों पर इसने आपको सवाल पूछा जाता है कि किसकी, लक्ष्मी की मूर्ति, लक्ष्मी देवी की आकृति किसने उतरी, वो मोहम्मद गोरी ने कराई है, ना कि मोहम्मद गजनवी ने। ये आपको कहीं कहीं आपको भ्रम हो सकता है कहाँ क्या है। इसके बाद दरबारी विद्वान, इसके दरबार में कौन कौन विद्वान थे, ठीक है। इसके दरबार में काफ़ी विद्वान रहे, ठीक है। इसके दरबार में काफ़ी विद्वान थे। एक तो जिसमें नाम आता है तुबी, एक आता है फिरदौसी, एक आपका सबसे महत्वपूर्ण नाम अल-बुरूनी, ठीक है। ये आपके तीन आते हैं जो इसके एक और आता है बैहाकी, ठीक है। ये चार आपके किसके दरबार में थे, ये चार आपके राज्य कवि थे, ठीक है, विद्वान थे, राइटर थे। इनकी किताबें भी थी, जैसे उतबी था, उतबी ने एक किताब लिखी किताब उल यामिनी, इसकी किताब का नाम है किताब उल यामिनी, ठीक है। इसके बाद फिरदौसी ने लिखी शाहनामा, ठीक है, शाहनामा। आपका अल-बुरूनी ने लिखी है आपका किताबुल हिंद, किताबुल हिंद, ठीक है। किताबुल हिंद को हम तहकीक हिंद के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, तहकीक हिंद नाम से भी जानते हैं। बहकी ने लिखी तारीख सुबुक्तगीन, ठीक है, तारीख सुबुक्तगीन। ये आपकी सबने, उतबी ने किताबुल यामिनी, फिरदौसी ने शाहनामा, अल-बुरूनी ने किताबुल हिंद, ये जिसे हम कहते हैं तहकीक हिंद, मतलब भारत की तहकीक, उसको खोजना, उसके अंदर क्या क्या है सारी चीज़ें। इसी वजह से अल-बुरूनी को इतिहासकार बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, ठीक है। इसी का आपका किताबुल हिंद या तहकीक हिंद का आपका अनुवाद भी हुआ, इसने अरबी लैंग्वेज में लिखी थी, हिंदी लैंग्वेज में इसका अनुवाद किया था आपका रजनीकांत शर्मा ने। अगर बात की जाए किताब उल हिंद को हिंदी में अनुवाद किया था रजनीकांत शर्मा ने, ठीक है। और इंग्लिश में इनको डब किया था इसी किताब को, वह था एडवर्ड साउच, ठीक है, एडवर्ड साउच ने इंग्लिश में, और रजनीकांत शर्मा ने हिंदी में किया। किसकी किताब को, अल-बुरूनी की किताब को, ठीक है। अल-बुरूनी का रियल नेम आपको सबको पता ही होगा। अल-बुरूनी इसने बाद में किसको वो मिली थी, उपाधि मिली थी, पर इसका रियल नाम था अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद। इसका जो अगर असली नाम देखा जाए, इसका असली नाम है, ठीक है, अब अल-बुरूनी का असली नाम है अबू रेहान, किताबों में केवल ये दे देते हैं अबू रेहान, किताबों में कहीं आपको केवल ये लिखा है अबू रेहान इसका नाम है। पूरा नाम इसका था अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद, आपका इसका ये पूरा नाम था। बात क्या थी भाई, जब 1017 में गजनवी ने किस पर आक्रमण किया था, रीवा क्षेत्र पर, रीवा क्षेत्र आपका, ठीक है,
तो वहाँ आक्रमण करने के बाद रीवा आपका भारत में नहीं पड़ता, अफगानिस्तान के साइड में उधर पड़ता है खीवा प्रदेश, ठीक है, उधर से आता हुआ खीवा प्रदेश पर आक्रमण किया था। तब वहाँ से इसको अल-बरूनी को बंदी बना लिया जाता है, युद्ध के दौरान बंदी बना लेता है और महमूद गजनवी इसको अपने साथ ही भारत लेकर आता है, ठीक है। और अल-बरूनी के बारे में चलो इतना ही छोड़ो। बस एक सवाल लिख लेना कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान। अगर सवाल पूछा जाए अल-बरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था, वो था अल-बरूनी। ये आपका किसका था, महमूद गजनवी, मृत्यु हो गए। महमूद गजनवी के बाद आपका कौन कौन इसका उत्तराधिकारी बना, वो चीज़ें आपकी इतनी खास नहीं है, बस आप इतना ही रहने दीजिए। वैसे इसके बाद महमूद गजनवी के बाद इसके दो लड़के थे, एक लड़की का नाम था मसूद, एक लड़के का नाम था मोहम्मद, ठीक है। इन दोनों में क्या काम हुआ, महमूद गजनवी ने कहा कि मैं दोनों के खिलाफ, दोनों को आधा आधा अपना राज्य बांट रहा हूँ, ठीक है। दोनों, मैं स्टोरी वाइज बता रहा हूँ, लिखवा नहीं रहा हूँ, स्टोरी वाइज बता रहा हूँ बस, कि दोनों को मसूद और अहमद दोनों को आधा आधा बांटने का बांट दिया मृत्यु से पहले ही। पर जो मसूद एक महत्वाकांक्षी आदमी था, उसको आधे में संतुष्ट नहीं हुआ, उसको चाहिए था पूरा राज्य। उनका जो मेरे बाप का पूरा राज्य था तो मुझे भी अपने बाप का पूरा राज्य चाहिए, मैं किसी के साथ क्यों बांटूं, चाहे भले हो मेरा सगा भाई क्यों ना। तो उसने क्या काम किया, उसने मोहम्मद को बंदी बना लिया, ठीक है। मोहम्मद को बंदी बना लिया और बंदी बनाने के बाद अपने ही सगे भाई को अंधा कर कर कालकोठरी में डाल दी, ठीक। फिर खलीफाओं को कुछ पैसे देकर, जो आपका इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा, उसे रिश्वत दी, पैसे वैसे देकर, कुछ भेंट देकर, उससे क्या कहा, उससे आपका एक परमिशन लेटर ले लिया, परमिशन ले ली कि हाँ पूरे गजनी साम्राज्य का जो सुल्तान है वो मसूद ही है। और मसूद महमूद गजनवी के बाद गजनी का राजा बना, जो 10 साल तक जिसने राज किया, 1030 से लेकर 1040 तक वो रहा। फिर इसके बाद आपका मौदाद आया, उसने 16 साल आपका किया था। फिर इब्राहिम आया, ठीक है। इब्राहिम के बाद आपका बात की जाती है, इब्राहिम के बाद और काफ़ी आए। इसके बाद आपका आता है गजनी साम्राज्य का, अगर बात की जाए अंतिम शासक, ठीक है। गजनी साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, गजनी साम्राज्य का अंतिम शासक बना है अरसलान, बस यही लिख लेना, ठीक है। अरसलान आपका कहाँ का था, गजनी साम्राज्य का आखिरी शासक था। 1117 में क्या हुआ था, ये मारा गया था, भाग के भारत आ गया था, ठीक है। ये फिर 1117 में मारा गया, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, आज आपका इतना ये कंप्लीट हो चुका है। वैसे तो अगर बताना चाहूँ कि भाई इसके बाद हम पढ़ते हैं मोहम्मद गोरी के बारे में, ठीक है। मोहम्मद गोरी कौन था, मोहम्मद गोरी ने कहाँ का शासक था, कौन सी वंश का था, गोरी वंश कैसे बाहर पैदा हुआ, ये चीज़ें भी हैं। पर मैं इतना वो बिना बात की बात ना पढ़ाने का, जो आपके पेपर से रिलेटेड नहीं है, आपके एग्ज़ाम में नहीं आने का, वो चीज़ पढ़ाने से फ़ायदा क्या। तो केवल बस इतना ही है कि बस जहाँ तक है, अगर हाँ ज़रूरत पड़ी तो मैं इसको अरसलान को कंप्लीट बता दूंगा कि तो वहाँ पे गजनी साम्राज्य का अंत होने के बाद गोरी साम्राज्य कैसे पैदा हुआ। वो चीज़ आपको जिस दिन आप मुझे लगा कि हाँ बतानी चाहिए मैं बता दूंगा, पर अभी ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की, तो आप उस चीज़ को छोड़ दो। आपका अरसलान यहाँ तक आपका कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद अब आपकी बात करेंगे हम कल की नेक्स्ट वीडियो में मोहम्मद गोरी के बारे में, कि मोहम्मद गोरी कौन था, कैसे था, कब कब आगमन हुआ। आपका सबसे महत्वपूर्ण युद्ध आपने सुना होगा, पृथ्वीराज चौहान के साथ उसका युद्ध हुआ, तराइन का युद्ध हुआ, ये चीज़ आपने सुनी होगी। ये चीज़ के बारे में हम कल बात करेंगे। चलो बस आज के लिए इतना, और मैं आज भी बोलता हूँ भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि उन लोगों के पास पहुँचे जिनको सही में ज़रूरत है। मेरा वो नहीं है कि तुम भाई, कई आपने देखा होगा कि भाई यूट्यूब पे केवल ऐसे हैं छोटा छोटा कंटेंट,
देकर बात ख़त्म कर देते हैं कि ये चीज़ है, कि पूरा प्रॉपर ना बताया कि आपका ऑफलाइन कोचिंग ले। मेरा ऑफलाइन कोचिंग मैंने दी है, पर ऑफलाइन कोचिंग देने का मेरा कोई मन नहीं है, अपना सब चीज़ छोड़ चुका हूँ बस। हाँ, अब इसलिए आप सभी के लिए ये काम कर रहा हूँ, कुछ दोस्तों की वजह से कर रहा हूँ, अपने मर्जी से नहीं कर रहा था। मैं पहले बीच में करके बंद कर दिया था, पर कुछ दोस्तों ने, कुछ स्टूडेंट ने असिस्ट वो किया कि आप करो करो करो, हमें ज़रूरत है। मैं केवल उनके लिए कर रहा हूँ। अब उनके साथ साथ किसी और का भी भला हो जाए तो सोने पे सुहागा है, केवल इसलिए कर रहा हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो ये चीज़ कीजिए, क्योंकि नॉलेज जितनी ज़्यादा बांटोगे उतना ही सबका फ़ायदा होता है, आपका नुकसान नहीं है भाई। आपके एक शेयर से पता नहीं किसका क्या भला हो जाए। तो आप खुद देखना, जिसको आपको अगर आपको लगता है कि सही है तभी शेयर करना, मत वरना रहने देना। चलो आगे का कल देखते हैं। चलो राम राम सभी को। जय हिंद जय भारत।